आपको रिसेंटली शार्क टैंक में हम सबने देखा, जब आप गए वहां पर तो आपने क्या देखा, क्या माहौल था? Those people, the energy those people have, ऐसे लोग मिल जाए ना तो बस सब कुछ हो जाएगा। हमारा शूट हुआ, हमने पिच किया, उसके बाद हमारा कुछ आधा पौना घंटे का Q&A हुआ। उसमें उन्होंने हमें बहुत ग्रिल किया और फिर हमें रियलाइज हुआ कि बस हम तो गए। कोई ऐसी एडवाइस जो बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करना चाहते हैं? You have to, tune yourself in a way where you have to be comfortable in being uncomfortable. कि entrepreneurship में bumps आने ही आने हैं। आप रोज रात को एक प्रॉब्लम सॉल्व करके सोगे और सुबह उठोगे तो आपको एक मैसेज आया होगा कि एक नया आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। आज हमारे साथ बात करने के लिए है ऋचा कपिला, शार्क टैंक सीजन 3 के वन ऑफ द को-फाउंडर्स, जिनको हम सब ने देखा टीवी पे। सो लेट्स वेलकम ऋचा टू द शो। हाय ऋचा, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Abhishek, for having me here. I'm glad I can spend some time and share my thoughts with you. हम बात करते हैं आपसे पहले। आप एक सीरियल हसलर हो, सो आपसे जानते हैं कि आपकी हसल की स्टोरी कब चालू हुई और कब आपको इस डीचे का करंट पिवटिंग से आपको सक्सेस मिली। So, मेरी जर्नी स्टार्ट तो 2014 में हुई थी, तो ऑलमोस्ट 10 साल, एक डेकेड का एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रगल जर्नी, हसल जर्नी जैसे आपने बोला है मेरे पास। तो स्टार्टिंग में वानी और मैं, हम दोनों हमेशा को फाउंडर्स रहे हैं और हमने स्टार्टिंग में किड्स वेंचर स्टार्ट किया था 2014 में। वो एक ट्रेडिंग, एक कमोडिटी बिजनेस था। हमने कुछ साल किया, हमें रियलाइज़ हुआ दैट ये बिजनेस तो ठीक है, पैसा दे रहा है। उस टाइम हम प्रॉफिटेबल भी थे इनिशियली, बट हमें रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा। वन, सेकेंडली एक कमोडिटी बिजनेस है तो ब्रांड रिकॉल इसमें क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि स्केल नहीं हो सकता उस लेवल पे जो रिक्वायर्ड है या हम करना चाहते हैं, जो हमारी विजन है। तो उस दौरान हम बिजनेस कर रहे थे एंड देन हमें लगा कि किड्स वेंचर, किड्स कैटेगरी के अंदर ही हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब हमने थोड़ा डीप डाइव किया और फिर हमने रिसर्च करी, समझा, हर एज ग्रुप को समझा और बहुत रिसर्च और मार्केट रिसर्च लोगों को समझने के बाद हमने एक कंक्लूजन पे आया और हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एज गैप है जो 10 साल से लेकर 18 साल तक, बिल्कुल वो भी किड्स में आता है, बट वो बहुत ही अनटैप्ड है। और हमने मार्केट्स में देखा, बहुत सारे फ्रेंड फैमिली से बात करी, उनसे पूछा कि कि आप लोग कहाँ से लेते हो, क्योंकि या तो ये पर्टिकुलर एज ग्रुप जो आज भी हम बात करते हैं 10 से अंडर 25, या तो वुमेन्स कैटेगरी में जाके छोटे साइजेस ढूंढते हैं अपने लिए, या फिर किड्स कैटेगरी में जाके बड़े साइजेस। और ये साइजेस जनरली जो फोकस्ड बिजनेसेस होते हैं, जो वुमेन्स कैटेगरी को फोकस करते हैं या किड्स कैटेगरी होते हैं, उनके पास ये साइजेस जनरली बहुत सारा टाइम आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं। तो ये हार्डली गेट एनीथिंग। इवन लाइक बिग ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर्स एंड H&M, आप अगर उनके इतने बड़े बड़े स्टोर्स में जाओगे, देयर विल बी अ रियली रियली स्मॉल कॉर्नर जो सिर्फ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को केटर कर रही है। And that's when we realized कि नहीं भाई, हमें we need to cater to this age bracket और target audience. फिर आता है हमारा प्रोडक्ट। हमें समझ में आया, क्योंकि हम डिजिटल ब्रांड थे और हम ऑलरेडी ऑनलाइन बेच रहे थे, हमें उसके ऑपरेशन चैलेंजेस समझ आ चुकी थी तब तक। तो हमें रियलाइज हुआ कि हमें कुछ एक ऐसी कैटेगरी करनी है जो रिटर्न्स ना खाए। एंड दैट्स व्हेन इनोवे केम विद अस और हमने इनोवे स्टार्ट किया एंड इट डिड अमेजिंग। उस टाइम पे बैक इन 2018-19, अगर आप बिगिनर ब्रा या ट्रेनर ब्रा फॉर अ 12-year-old डालोगे, यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग। एंड दैट्स व्हेन वी थॉट, और हमें चैलेंजेस बहुत में हुए कि कहाँ पे डाले, क्योंकि उस टाइम पे अगेन ऑपरेशनल चैलेंज ये था कि आप उसे विमेंस कैटेगरी में करोगे या आप किड्स कैटेगरी में लिस्ट करोगे। पर हमने इवेंचुअली किड्स कैटेगरी में ही हमें एक्सेप्टेंस मिली और हमने वहाँ करा एंड लोगों ने खरीदना शुरू करा। एंड at that time we started with beginner bra as the first category for innerwear, DJ ka lifestyle, and it's still our best seller. It's a core business for us. So I think ये पूरा जो पिवट हमने चेंज करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टारगेट ऑडियंस, आज भी आप देखो, आप यू कैन
उंगलियों में आप गिन सकते हो ब्रांड्स जो सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बना रही है, चाहे वो आउटर वेयर हो, चाहे इनर वेयर हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे कुछ भी कैटेगरी का हो, बट देयर हार्डली ब्रांड्स। और अब जाके इवन बिगर ब्रांड्स आर पेइंग मोर अटेंशन टू दिस particular category. क्योंकि बहुत बड़ी कैटेगरी है. It's a huge white space, and being one of the first ones to get in that category and make something big out of it is धंधा में दम है. वो मुझे पता है. तभी आप अभी इतने सक्सेसफुल हो. आप जो भी चल रहा है, आई विश और सक्सेस मिले आगे. ये हम पहला ऐसा ब्रांड देखे जो एक अपनी कैटेगरी बनाए, राइट? क्योंकि आपने कहा जैसे आपको एक्सेप्टेंस मिला किड्स में, बट आप ना किड्स हैं ना आप एडल्ट है, तो एक ऐसी कैटेगरी बनाए हम इस ब्रांड के थ्रू इंडिया में जो कि एक अलग ही कैटेगरी हो अपने आप. ये एग्जिस्टिंग कैटेगरी है, बट इसको किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो वो देनी बहुत ज़रूरी है. और आज की जेनजी और जो टीन्स और यंग वुमेन है, इवन बॉयज़ फॉर दैट मैटर, इन लोगों को अपनी यूनिकनेस और अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको चाहिए कुछ जो सिर्फ हमारे बारे में सोचना. हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पहनना पापा मम्मा के कपड़े, या हमें नहीं पहनना अपने छोटे बहन भाई के कपड़े. हमें वो चाहिए जो हमारे लिए हो. तो वो टारगेट और कम्युनिकेट करना और ब्रांड बिल्डिंग में उसको कैपिटलाइज करना एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम वर्क करते हैं जिस पे. नाइस, ग्रेट रिचा, एंड गुड टू सी दैट कि कोई एक नई कैटेगरी बन रही है. बिकॉज माई डॉटर इज 11 नाउ. So ये तो बिल्कुल आपको मैं पकड़ने वाली हूँ पॉडकास्ट के बाद. बिल्कुल soon she will be getting into this कि अच्छा मॉम डैड मुझे अपना ही चाहिए. नहीं, ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है कि 11 साल की लड़की भी अगर है, सो माय को-फाउंडर्स वानी's डॉटर इज आल्सो 10-11 इयर्स ओल्ड. उनको पता है उनको क्या चाहिए. उनको पता है. सो उनको बताने की जरूरत नहीं है. उनको सिर्फ बोलना है कि आपको पता है ना, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा. बस, पर उनको पता है. डिफरेंस है. आई थिंक ये नेक्स्ट जनरेशन का डिफरेंस है. चलो वापस आते हैं. अब आपको रिसेंटली शार्क टैंक में हम सबने देखा, राइट? हम ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आजकल शार्क टैंक को देख रहे हैं और अब जब भी नेक्स्ट सीजन आएगा उसके लिए तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले एक तो आपने कुछ तैयारी की होगी जाने से पहले. जब आप गए वहाँ पर तो आपने क्या देखा, क्या माहौल था? आपने कैसे बातें हुई? बिकॉज नेचुरली अब जाके पहले तो शार्क से जाके नहीं मिले. उससे पहले 2 राउंड्स होते हैं, उसके बाद ही हम 3rd राउंड तक पहुंचते हैं, राइट? जब उस दिन 3rd राउंड पे भी पहुंचे तो उससे पहले टीम्स होती हैं, वो बात कर रही होती हैं आपसे, तो वो समझना चाहते हैं कि वो क्या जर्नी क्या है. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि हम ऑलरेडी इन फंड इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते थे, तो अपने ब्रांड को बेचना हमें आ गया था कहीं ना कहीं तक. तो वो हमें पिच क्रिएट करनी, हम ऑलरेडी उस जर्नी में थे. बट शार्क टैंक सीजन 2 में हमें पता चला था ठीक है शार्क टैंक कुछ चल रहा है, कुछ चीज़, एंड हम जैसे है हम उस पार्ट में आते हैं, बट हमने कुछ इतना उस पर ध्यान नहीं दिया. 2023 में हमको शार्क टैंक से ही इनफैक्ट एक कॉल आई थी, एंड उन्होंने हमें बोला था हम आपको ढूंढ रहे हैं, वी ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू, आप लोग रजिस्टर करो. प्रॉबेबली बड़ा मसाला दिख रहा होगा उन पे. तो उन्होंने कहा कुछ मसाला तो हम ले लेते हैं. तो हमने कहा ठीक है, और हमने रजिस्टर किया. बट आई डोंट नो, राउंड्स एज सच नहीं थे. मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ जो हमने एनकाउंटर किया. हमें कॉल हुई, हमने रजिस्टर किया, उसके बाद सब शांत हो गए, उसके बाद सब गायब हो गए. और 3-4 महीने के बाद हमको एक मेल कहीं से आई, एक कॉल आया दैट हमको बॉम्बे आना है और बॉम्बे में हमारा शूट है, तो 3 दिन के लिए आना है, जिसमें से 2 दिन आपकी रिहर्सल और प्रेप होगा और लास्ट डे आपका फाइनल शूट होगा. ओके. तो वो हुआ. उसके बाद वो कॉल के बाद भी सब गायब हो गए. तो उन्होंने कहा कि टिकट विकेट कर लो, जो भी, वी डिड मैनेज्ड ऑल ऑफ दैट. हमने वो किया एंड हम बॉम्बे गए अक्टूबर में. एंड वहाँ पे हमारा बहुत ही अमेजिंग और टैलेंटेड टीम है उनके पास. सोनी की टीम हो या शार्क टैंक की टीम हो, those people, the energy those people have, मतलब genuinely it was an eye opener. And because we are startups and we also struggle for a team like that and the energy like that within our businesses, तो हम लोग वही बात करते थे कि ऐसे लोग मिल जाए ना तो बस सब कुछ हो जाएगा. But
कमिंग बैक हमारे पास 2-3 यंग बच्चे थे जो हमारे साथ एकदम टैग कर दिए गए थे एंड दे वर टेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम अस, बी इट बिजनेस, पर्सनल, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन 2 दिन तक वो हमसे लेते रहे, हम उनसे बात करते रहे एंड इन दिस ड्यूरिंग दिस टाइम द शार्क्स वर नोवेयर। सो कॉन्टिन्यूसली वो 3 दिन शूट्स चल रहे थे, सो जितने भी लोग आ रहे थे, प्रेप्स हो रही थी, कॉन्स्टेंटली शूट चल रहे थे। लास्ट डे हमारा फाइनल शूट था और उसके लिए हमको एक 3 मिनट की पिच तैयार करनी थी, जो बैक एंड टीम थी, क्रिएटिव टीम थी, वो हमको हेल्प कर रही थी। wow. तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग और उनका जो स्पार्क और इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और लोगों को क्या सुनना है, क्या करना है, और क्रिएटिविटी दैट दे हैव, हाउ दे कैन टेक इट आउट फ्रॉम अस, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंड ऑफ द डे एज अ ब्रांड हम लोगों को वही चाहिए ना, कस्टमर को समझ आना चाहिए और वो हमको वही कर रहे थे। उन्होंने कहा वो 3 मिनट में आप अपने ब्रांड के लिए, हम ड्राफ्ट बना के पूरा सुंदर सा लेकर आए थे, उन्होंने कहा ये शिट है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इससे कोई आपको एंटरटेन नहीं होने वाला, इसको उसमें मसाला डालना है। सो दे revamped it, drafted it very very well, helped us do that, और किस तरीके से उसको इतना सिंपल, शॉर्ट और क्रिस्प बनाया उन्होंने, उसमें हमें हेल्प करी। दैट वाज अ प्री रिहर्स्ड पिच विच वाज फॉर 3 minutes। हम वो लेके गए और वो एक जो लाइव शूट था वो एक 1 shot शूट था, सो देयर वाज नो कट एंड हम एंटर करे एंड इट वाज as glamorous as I can say। हम एंटर हुए एंड इट वाज अ स्टूडियो फुल ऑफ लाइट्स एंड फैंसी, और वही जो शार्क्स की जो चेयर्स थी वो वहाँ पे थी एंड हम लोगों की थोड़ी तो नर्वसनेस तब आई कि ठीक है ये हो रहा है तो सपना नहीं है, हाँ ये सपना, एक्चुअली वी वर लाइक पिंचिंग ईच अदर। तो हमारा वो एपिसोड था, मैंने कहा हमारे पास 10 मिनट है, हमने कहा ठीक है, लेट अस पिंच एंड बी यू नो दिस इज रियल एंड गेट बैक टू व्हाट वी वांट टू, हाउ वी वांट टू सेल आवरसेल्व्स। फिर हमारा शूट हुआ, हमने पिच किया, उसके बाद हमारा कुछ आधा पौना घंटे का Q&A हुआ, उसमें उन्होंने हमें बहुत ग्रिल किया और फिर हमें रियलाइज हुआ कि बस हम तो गए, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ, उन्होंने तो हमारी बजा दी है, उन्होंने हम फीडबैक था ना, क्योंकि हाँ, और हमारे साथ ये हुआ था कि हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करे थे जो जनरली सबसे पूछ रहे थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपने यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो, हमसे पूछा ही नहीं। हमने कहा भाई हम तो क्या पढ़ाई, तो वही बात होगी कि हम एग्जाम पढ़ने की तैयारी कर ली, हमने मैथ्स की और देने चले गए साइंस का, वो हो गया था हमारे साथ। तो हमने सारी मैथमेटिक्स की तैयारी कर ली थी और पूछा हमसे कुछ और ही और हमारी अलग। तो बेसिकली करने के बाद 1 घंटे के बाद जब वहाँ पे वापस आई, और बोथ ऑफ देम हम ज़ैप्ड थे, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। फिर हम थोड़ी देर बैठे, हमने पानी वानी पिया, फिर हम दोनों इकट्ठे एक दूसरी शक्ल देखी, हमने बोला यार ये तो एंटरप्रेन्योर्स का रोडीज है, उन्होंने हमारी बजाई है बेसिकली। तो वी आर नॉट इन अ बैड शेप, वी आर फाइन। तो हम बाहर गए, हमें और लोगों से मिला, उन्होंने कहा यार ऐसा हुआ, तो हाँ, फिर सबकी सब ठीक है, हम ठीक है, इतना कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, पैसे मिल गए उन्होंने हमें सब। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको, आप सोच के तो यही जाते हो ना कि आपका बिजनेस है, आपको पता है, ठीक है, और आपसे कोई पूछेगा तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट यू आर हियर फॉर, राइट। तो yeah, that's what happened, and it was a very very emotionally up and down experience, a very very good experience actually. You can call it one of the lifetime experiences हम लोगों के लिए, but it went well. और post Shark Tank वो is another journey। बिल्कुल ग्रेट। एक ऐसा पर्क जो आपने सोचा नहीं था शार्क टैंक में जाने का, जो आपको अब रियलाइज हो रहा है यार ये भी एक इतना इंटरेस्टिंग पर्क है? पर्क्स, हाँ, ऑफ कोर्स। आई थिंक इफ आई थिंक अबाउट इट, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पर्क ये है जो अब लोगों को, क्योंकि मैं दिख रही हूँ तो समझ में आ रहा होगा, वो है पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में तो हम, जैसे मैंने बताया, हम 1 decade से ही थे, बट पोस्ट शार्क टैंक वो एक ऐसा टैग मिला जिससे पर्सनल ब्रांडिंग मिलनी है। और आज की डेट में अगर आप एक ब्रांड चला रहे हो या आप एक होम ग्रोन ब्रांड चला रहे हो, तो उसके लिए आपको पर्सनल कनेक्ट बहुत जरूरी है। आज की डेट में आप एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में नहीं बेच सकते, आपको एक इमोशनल
हर और एक कनेक्शन बनाना कस्टमर के साथ बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दैट पर्सन विल नॉट गेट कनेक्टेड टू योर ब्रांड। तो उसमें बहुत हेल्प हुआ। हम लोग अपने फेस बाहर लेके गए, हमारा फेस बाहर निकला कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के पीछे, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस जो हम केटर कर रहे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर प्रोडक्ट मैं खरीदना चाहती हूँ या ब्रांड से कोई कनेक्शन क्रिएट करना है, उसके पीछे कौन है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें नहीं पता था कि इतनी ज़रूरी है, वो शार्क टैंक के बाद हम कैपिटलाइज कर पाए और उसको हम यूज़ कर पाए। मैं आपके साथ लिंक्डइन पे जुड़ा हुआ हूँ, सो मैं आपका देखता हूँ। सो ऑन अ डेली बेसिस एटलीस्ट 1-2 तो पोस्ट आती हैं, सो विच इज़ हेल्पिंग यू बिल्डिंग योर ओन ब्रांड एज वेल। दीचिका के अलावा भी अब आपका अपना नाम भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। और लिंक्डइन अब सिर्फ ऑनेस्टली लिंक्डइन अब सिर्फ कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी के लिए नहीं है। मैक्सिमम जेनजीज आर ऑन लिंक्डइन। आप मतलब मानो या ना मानो, आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, मैं रिसेंटली काफ़ी कॉलेजेस में जा रही हूँ पोस्ट शार्क टैंक अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए। Most of them do not ask, they say we will connect you on LinkedIn and they're very convenient. कोई Instagram नहीं, कोई Facebook नहीं, कुछ नहीं. LinkedIn is the coming thing, and you need to be up and out on LinkedIn if you want to be something, if you want to be out for people. So I think that is one platform. It's very important to capitalize at this point of time. Nice. पूरी पिच के दौरान शार्क टैंक में कभी आपको ऐसा लगा कि अब तो नहीं लग रहा कि फंडिंग मिलने वाली है, इतनी ग्रिलिंग कर ली है इन्होंने कि अब तो लग रहा है कि यहाँ से पैक करें और चले जाएं? हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और हमें लग रहा था कि नहीं होगा। इनफैक्ट बाद में जब हम कॉल करके वापस आए डिसीजन लेके, तो उन्होंने हमें एक ऑफ़र दिया। जो हमारा ऑफ़र था इट वाज अ काउंटर ऑफ़र, और हमें कहा कि देखो हम तो शायद हमें कुछ नहीं मिलने वाला और हम ऐसे ही घर जाएंगे। बट देन उन्होंने वही उनकी जो होती है आपस में डिस्कशन वगैरह करके, थैंकफुली विनीता एंड नमिता आए, तो वी वर वेरी हैप्पी एंड हमने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट वी गॉट व्हाट वी वांटेड, और एटलीस्ट देयर वाज समथिंग, एटलीस्ट द फैक्ट दैट यू नो पीपल एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस, हमारे लिए एक बहुत बड़े माइलस्टोन्स होते हैं या बहुत बड़ा किक है कि कोई सामने वाला बंदा जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो हमारे में बिलीव करे, हमारे कॉन्सेप्ट में बिलीव करे, हम जो करना चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व हुए या कनेक्ट हुए। और कनेक्शन इज विद मनी। और हम सबको पता है 2 रुपए भी कोई अपनी जेब से नहीं निकालेगा, ठीक है, जब तक उसको नहीं लगता कि उस 2 रुपए का 10 रुपए नहीं हो जाता। 2 रुपए के 4 रुपए वाले भी नहीं निकालेंगे, 2 रुपए के 10 रुपए वाले होते हैं वही निकालते हैं, बिकॉज दैट इज द इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग। एंड इफ समबडी इज पुटिंग इन सम मनी, पर्सनल मनी, इट मीन्स दैट आप कुछ तो सही कर रहे हो और somebody believes in you। वो जो किक होता है ना, और वो जो फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आते हैं रिचा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, yes, no or whatever the answers are, right? Influencer marketing or social media marketing, or both? Both actually. It has to be both. It can't be one. Okay. Do you think business landscape has improved under this Modi regime? उससे पहले तो मैं बिजनेस ही नहीं करती थी, तो जब बिजनेस किया तो यही थे। Okay. तो ठीक है। Then my next question is ease of doing business. हम बात करें 1 to 10 के स्केल पे, let's say 10 being the best, तो आप किस स्केल पे रेट करोगे? बेस्ट मतलब इट्स इजी टू डूइंग बिजनेस। इजी 10 इज इजी। यस। 2। ओके। ओके, व्हाट यू लाइक, बूटस्ट्रैप्ड और फंडेड ऑर्गेनाइजेशन? दोनों का अलग चार्म है। आई थिंक आज की सिनेरियो में, क्योंकि अब मैं बूटस्ट्रैप नहीं हूँ और मैं फंड में हूँ और देयर इज नो गोइंग बैक, तो फंड रेस्ड, उसके अपने चैलेंजेस हैं, अपने किक्स हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो हुएवर इज बूटस्ट्रैप्ड और हुएवर इज फंडेड, एक चीज दोनों में कॉमन है कि पैसे को पकड़ के रखो। अगर पैसा नहीं है तो पकड़ना ही है, और अगर है तब भी पकड़ के रखो। जो ये फ्री पर्क्स बांटते हैं आप फंडिंग के नाम पर, वो मत करो। या इवन इफ यू आर फंडेड, ऑपरेट
as an bootstrapped company. हम्म That is what I always say. I've learned it the hard way, and I will always, give it to anybody, any upcoming entrepreneurs, even if you're funded or you're bootstrap. अपना पैसा पकड़ के रखो और दिमाग में bootstrap company चलाओ. धंधा प्रॉफिटेबल होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक क्योंकि अब बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स और नए बच्चे, जैसे आप भी जा रहे हो कॉलेजेस में, तो बहुत सारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो इंस्पायर्ड हुई हैं आप लोगों को देखकर, शार्क टैंक सीजन 1 सीजन 2 के फाउंडर्स को देखकर, कि कुछ भी हो, आपके पास कोई आइडिया है और हवा में एंटरप्रेन्योरशिप है यार आजकल तो. इट्स लाइक यू ब्रीथ एंटरप्रेन्योरशिप. बिल्कुल बिल्कुल. बट वो एक मोटिव होना, जैसे आपने कहा कि आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वो बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने कहा कि जब मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो हमें लगा यार वो स्केल तो करेगा नहीं. देन यू हैव टू सी कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली बड़ा भी होगा. और क्योंकि आप प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हो ना, तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, जैसे मैं अभी कॉलेज में जा रही थी, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या आप सोचते हो, पैसा कमाना ज़रूरी है या क्या ज़रूरी है, पैशन के पीछे भागना चाहिए या पैसे के पीछे में. दिस क्वेश्चन यूज्ड टू कम टू मी. तो मैं कहती हूँ, अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो ना, तो उसे मोनेटाइज करना ज़रूरी है. पर जब आप उसको मोनेटाइज करते हो, तो उसको आपने मेक श्योर करना है कि उसको मोनेटाइजेशन को मत बढ़ाओ, पैशन को बढ़ाओ. So it's a very, very thin line between working towards money and working towards passion. It's very important to do both of them together, because आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो आपको मजा नहीं आएगा. और आपको अगर आप मजे में लगे रहोगे तो पैसा आपको, you'll not be happy. End of the day, you need to pay your bills, right? So it has to be a very, very sweet combination of both. Great advice. Thank you. आपका ऐसा कोई सबसे बड़ा चैलेंज जो इनिशियल डेज में, आफ्टर यू पिवटेड, जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको इनिशियल डेज में क्या आया था? देखो, अभी भी एक तरीके से मैं इनिशियल डेज में ही अपने आप को काउंट करती हूँ, बिकॉज द जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग. जब हम एक फंड रेज करते हैं, हमने कुछ चीज़ें करी, हमें ग्रोथ के पीछे भागे, हमारे पास हम एक इकोसिस्टम में थे. जब तुम एक फंड आता है, आपके पास पैसा आता है, आप एकदम ग्रोथ के पीछे भागते हो, और कई बार वो ग्रोथ आपको ऑफ ट्रैक कर देती है. ठीक है. वो बहुत कॉमन चीज़ है. उसमें आपको 10 लोग आके बोले थे, हमने तो आपको ये बोला था, हमने तो आपको वो बोला था, तुमने ये गलती कर दी, तुमने वो गलती कर दी. बट एक जर्नी और एक एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में ना, सिर्फ उस एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि उसने कब वो चीज़ क्यों करी, क्या सर्कमस्टांसेस थे. और जब आप वो गलती करते हो, उसको सुधारना आप ही के हाथ में, क्योंकि आपके पास 15 लोग खड़े होंगे आपको नीचे गिराने के लिए. तो उसको खड़ा करने के लिए आपको करना होता है स्केल बैक. बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको जूम इन और जूम आउट करना होता है. और जब आप उसको जूम आउट करते हो और आप जूम इन आउट करते हो और आप देखते हो कि भाई ये तो भसड़ हो गया बहुत, इसको हमें सॉल्व करना है, और आप उस जितने तेज रफ्तार में होते हो ना, आप उस रफ्तार में उसको नहीं सॉल्व कर सकते. आपको एकदम से गेयर बदल के कम करना पड़ता है. और वो स्केल डाउन बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके पास जो लोग हैं, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टेड हैं, या फिर अगर जो लोग बूटस्ट्रैप पे भी होते हैं, जनरली फ्रेंड्स और फैमिलीज के इन्वेस्टमेंट्स चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ, पीपल आर लुकिंग अप टू यू. इवन इफ इट्स नॉट अबाउट मनी, यू स्टार्टेड समथिंग, यू लेफ्ट अ जॉब और यू लेफ्ट समथिंग, और दिस समथिंग दैट यू हैव पुट ऑन साइड. तो आपको वो अचीव करने के लिए उसको ठीक करना है, और जब आप वो ठीक करते हो, आपको स्केल बैक करना है, और वो स्केल बैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. और आप वो स्केल बैक करे बिना वापस रफ्तार नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपको ब्रेक लगाना जरूरी है. चाबी नहीं निकालनी, बस ब्रेक लगाना, और वो ब्रेक लगा के वापस आपने जाना है. तो वो जो एक चेंज होता है ना, वो इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग विच वी हैव गॉन थ्रू, एंड वी आर इन दैट फेज राइट नाउ. सो या, बट इट्स ग्रेट बिकॉज वी नो वी आर डूइंग द राइट थिंग. अच्छा, कुछ एडवाइस जो आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, या आप कॉलेजेस में भी देते होंगे, जो बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करना चाहते हैं, कोई ऐसी एडवाइस जो आपको लगता हो कि यार आप लोग यार ये 2-3 चीज़ें फॉलो कर लो तो इट विल बी एन ईजी राइट, नॉट
अ स्मूथ सेलिंग, नेचुरली स्मूथ सेलिंग तो होगी नहीं क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे हो, तो आपको बम्प्स आने ही आने हैं। सी एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप में बम्स आने ही आने हैं। आप रोज सुबह एक रात को एक प्रॉब्लम सॉल्व करके सोगे और सुबह उठोगे तो आपको एक मैसेज आया होगा कि एक नया आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हैविंग सेड दिस, बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट में मैं आज के एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ में, चाहे प्रोफेशनली आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ या कॉर्पोरेट में जाओ या किसी भी तरीके के प्रोफेशनल सेक्टर में जाओ, you have to tune yourself in a way where you have to be comfortable in being uncomfortable. आपको वो दिमाग में ना बहुत क्लियर फंडा से एक्सेप्टेंस अपनी बॉडी में, दिमाग में लानी है कि आपने अनकंफर्टेबल रहना है और उसमें आपको कंफर्टेबल हो जाना है. So being comfortable and being in an uncomfortable situation is something you need to adapt in yourself before you start anything, because that will help you wake up in a better mood. Otherwise you're just going to be cranky and fight with everybody. Okay. आपका कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लिया हो और आपको बाद में लगा हो उस समय बहुत टफ था बट बाद में इट वर्कड इन फेवर? ऐसा डिसीजन जो टफ था, अब वही आई थिंक राइट नाउ एक बहुत बड़ा डिसीजन जो मैंने आपको पहले भी बोला इज स्केलिंग बैक. हम बहुत टाइम से सोच रहे थे स्केलिंग बैक एक ऐसा टर्म है जो एक होलिस्टिक टर्म है कंपनी के लिए, बट जब आप उसके अंदर जाते हैं तो स्केलिंग बैक का मतलब होता है अपने बहुत सारे गुड परफॉर्मर एम्प्लॉयज़ को आपको ले ऑफ करने की ज़रूरत पड़ जाती है. आपको कई बार वेंडर्स को अनहैप्पी, या वेंडर्स हो गए या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो गए, उनको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको आना पड़ता है. उनके साथ रिलेशनशिप्स इसमें क्रिक्स आनी शुरू हो जाती है बिकॉज यू स्केलिंग बैक एंड यू आर इन अ यू हैव टू क्रिएट अ फाइनेंशियल क्रंच. इवन इफ यू आर नॉट इन इट, यू हैव टू क्रिएट इट टू मेक योर कंपनी stable or cash rich or maybe make it more profitable, whatever the XYZ reason is. But बहुत सारे relationships affect होते हैं उसमें. वो बहुत मुश्किल होता है आप और वो आपको सिर्फ प्रोफेशनली, वो पर्सनली भी बहुत इम्पैक्ट करता है. एक मैं एक किसी का आई थिंक विनीता या पता नहीं किसी का मैं इस दिन एक बार रील सुन रही थी और उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है. सबसे मुश्किल चीज़ होती है जब आपको सैलरीज पे करनी होती हैं और आप अपने आप को सैलरी, मतलब हम एज एंटरप्रेन्योर्स, आई डोंट नो कितने लोग इस बारे में बात करते हैं कि महीनों, साल, 6 महीने हो जाते हैं हम पैसे विड्रॉ ही नहीं करते हैं, पर हमारे खर्चे नहीं रुकते हैं. एंड ऑनेस्टली I really फील कि वो कौन लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़ के अपना सपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल अपना फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम ख़त्म करके एक एंटरप्रेन्योर में बहुत हिम्मत चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के पास एक फाइनेंशियल बैक थी, हमारे हस्बैंड्स थे विच वर रनिंग अ फाइनेंशियल सेटअप. बट ऐसे बहुत सारे मेन होते हैं जिनकी विमेन आर backing them up, and वो बहुत ज़रूरी होता है. And I think it's as a woman हम लोगों के लिए इजी होता है कि हाँ हस्बैंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, बट इवन इफ इट इज बट इवन इफ इट इज द अदर वे राउंड, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है. और अगर be it a wife, be it a husband, be it a child, be it a parent, कोई भी सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट उस वक्त बहुत ज़रूरी चाहिए होती है. तो एट every aspect of like being your human resources people who you're working with, be your business partners or be your personal, वो सब चीज़ बहुत हिट होती है और वो बहुत चैलेंजिंग होता है. मुझे गूज़बम्प्स मिल रहे थे. तो ये इतने इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं. आप इस कैटेगरी में इनोवेशन के बिना आप नहीं चल सकते, राइट? आपने कहा कि आपके पास वो जेन ज़ी टीम भी है जिनको वो कंज्यूम भी करना है. सो वो इनोवेटिव आइडियाज आप इनोवेशन कैसे ड्राइव करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है. हमारे बिजनेस के लिए डीचिका में
क्योंकि हम यंग टीन गर्ल्स और यंग वुमेन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं. जो भी आपका कस्टमर बेस है, जिसके लिए भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उनसे मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अनलेस यू डोंट नो वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं. अगर हम उनको इनरवेयर बेच रहे हैं, उस इनरवेयर के अलावा भी उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. उनके लाइफस्टाइल को समझना, उनकी थॉट प्रोसेस को समझना, उनकी क्या लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ है, क्या वो देखते हैं सोशल मीडिया में, क्या वो नहीं देखते, वो सब चीज़ें जानना. और वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनसे मिलो नहीं. तो आपको हर बार बिफोर शार्क टैंक, अभी शार्क टैंक के बाद हम कॉलेजेस में जाना शुरू हुए हैं, बट बिफोर शार्क टैंक ऑल्सो हम लोग स्कूल्स जाते थे, हम लोगों से इंटरेक्ट करते थे सेशंस, क्योंकि वी ऑल्सो वर्क इन सस्टेनेबल पीरियड केयर. तो बहुत सारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ वर्कशॉप्स हम करते थे स्कूल्स के साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट हम हर मतलब ये होता था एज एन एंटरप्रेन्योर का एक बड़ी फ़नी चीज़ होती थी पर्सनली भी, जो मुझे लगता था कि मैं जहाँ जाती थी फैमिली के साथ या किसी के साथ, वही देखती थी कि ये क्या पहन रहा है, उसने क्या कर रही है, मतलब ऑन जनरल. तो हम कहते थे यार तेरे को मतलब यही तो देखती रहती है. मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मेरी आंखें और दिमाग ही उसी डायरेक्शन में थे. जो लड़की जेंजी मिलती है, उसने क्या पहना हुआ है, कैसे कपड़े पहने, बिकॉज इवन इफ यू आर मेकिंग इनरवेयर, यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ आउटरवेयर दैट पर्सन इज वेयरिंग. क्योंकि इनरवेयर एक स्टोरी है. बिल्कुल, आप एक स्टोरी बेच रहे हो, उनको एक एक्सपीरियंस बेच रहे हो. कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. आप कोई भी, चाहे आप मेन देख लो, चाहे विमेन देख लो, कोई भी देख लो, अगर आपको एक अंडरवेयर या एक ब्रा या एक पैंटी, किसी ब्रांड की किसी आइटम, आपको किसी का स्टाइल समझ में आ गया, आप उसको चेंज करने से पहले 10 बार सोचते हो. पर अगर आपको वो पसंद आ गया, तो चाहे दुनिया में कुछ आप वही कहीं भी आपको आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े, आप वो जाके उसको खरीदते हो. तो इनरवेयर, जैसे आपने बोला, एक कनेक्शन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. ग्रेट ऋचा, बहुत सारी अच्छी टिप्स मिली, बहुत सारी अच्छी स्टोरी सुनने को मिली आपसे. बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी तक. ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि जो मैंने नहीं पूछी और आपको शेयर करनी है यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ और यंग स्टूडेंट्स के साथ? आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, एक क्रिस्प तरीके से सब कुछ कवर कर दिया है. But as an entrepreneur, as a entrepreneur for the Gen Zs, the generation coming up, I just feel that आप लोग, जो मैं बहुत मिलती हूँ लोगों से कॉलेजेस में जाके, और उनसे मैं बात करती हूँ, तो मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं. और वो प्लेसमेंट्स नथिंग टू डू विद एमएनसीज एंड बिग कॉर्पोरेट्स, बट आई जस्ट फील दैट आजकल बच्चों को, इवन कॉलेजेस फॉर दैट मैटर, शुड इनकरेज एंड हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन देयर प्लेसमेंट पैनल्स. बिकॉज जिस एज में वो कॉलेज पास आउट करते हैं, उस एज में दे आर एन ओपन बुक एंड दे आर अ स्पॉन्ज लिटरली, बिकॉज दे एब्जॉर्ब एवरी पॉसिबल थिंग अराउंड देम. And at that age, if you put them in a small room in a huge company, for example KPMG हो गया, या कोई बड़ी कंपनी में आप एक छोटा सा टास्क, वो क्या ग्रोथ कर लेगा और वो क्या सीख लेगा एट दैट लेवल. वो क्या PNL समझेगा, वो क्या MIS समझेगा, या क्या स्ट्रैटेजी समझ पाएगा, क्योंकि उसको एक्सेस ही नहीं होगा. अगर वो स्टार्टअप्स में जाएगा, उसके पास फाउंडर एक्सेस है, उसके पास हर चीज़ का एक्सेस होगा. समझने में बहुत सारे लोगों को एट दिस एज समझ आता है कि हम इस चीज़ में, उनको समझ नहीं आता, उसमें वो 2 साल 3 साल खराब कर देते हैं. पर जब आप स्टार्टअप के साथ आते हो, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म. आपके पास हर डिपार्टमेंट का एक्सेस होता है. कई बार आप जिस डिपार्टमेंट का सोच के जाते हो, आपको वो समझ ही नहीं आता, आपको दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है. और स्टार्टअप में वो शिफ्ट करने का पॉसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी होती है. तो मुझे लगता है इवन एट एन एज, आप एक स्केल पे आके, या एक एज में आके, या एक एक्सपीरियंस के बाद आप जाओ बड़ी कंपनी पे जाओ, और उस टाइम पे उनके पास एक्सपीरियंस लेके जाओ. वो नॉट ओनली विल बेनिफिट द कंपनीज, बट ऑल्सो विल बेनिफिट द एम्प्लॉयज. तो मुझे एक चीज़ ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बट कॉलेजेस के लिए भी एक सजेशन मुझे फील होता है कि मैं बात करती हूँ जिनमें कॉलेजेस की, प्लेसमेंट पैनल्स में स्टार्टअप्स को लाओ, और बच्चों को स्टार्टअप्स में इवन अगर प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना चाहते, और उनको उस तरीके से मेंटर करो
क्योंकि मेंटरशिप ही बड़े नाम के लिए होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री में चाहे पर्ल एकेडमी हो गया, हमें गैप में काम करना है, हमें बेनेटन में काम करना है, आप कर लो, बट आप पहले समझो तो सही गैप बना कैसे या बेनेटन कैसे बना। वो जर्नी स्टार्टिंग से करो क्योंकि आप एक स्टार्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे लगती है जो इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। आई थिंक बहुत सारी कॉलेजेस कर भी रहे हैं, बट अभी रिसेंटली जो डाउन टर्न आया था स्टार्टअप्स में स्पेसिफिकली, वी सॉ पीपल दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर 6 months 1 year, एंड देन दिस बिकेम लिटिल लेस अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक बिकॉज एक तो टाइम था, पिछले 2-3 साल आप देखेंगे तो वो टाइम यही था कि लोग स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते थे। उसके पीछे जो आपने कहा यही दो रीजन थे। वन, कि या तो उनको खुद अपना स्टार्टअप करना है सो दैट दे कैन लर्न फर्स्ट इन अनदर स्टार्टअप, एंड सेकंड इज कि उसमें ओपननेस कितनी है। आपको शायद आपने ऑपरेशंस टीम ज्वाइन करी है बट आप शायद एम्प्लॉयमेंट लेटर भी खुद ही लिख रहे हो। एग्जैक्टली और वो ओपननेस ऑफ लर्निंग इतनी ज्यादा है क्योंकि स्टार्टअप्स को अच्छे ब्रेन्स मैजिशियंस चाहिए होते हैं और इनोवेटर्स चाहिए होते हैं, थिंकर्स चाहिए होते हैं, और वो थिंकर्स इसी एज ग्रुप में आती है। तो दोनों, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर स्टार्टअप्स, फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। और यही जो आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हो रही है, अगर कॉलेजेस करते भी हैं और क्योंकि वो पेड नहीं होते, इस एज ग्रुप में आपको सैलरीज आप है ठीक है, कुछ सैलरीज नहीं दे रहे, बट अगर आप स्टार्टअप्स के पास अब जिस लेवल पे जाओ, स्टार्टअप्स are unable to pay high salaries, but they're happy to pay this kind of people. And honestly, as a startup, you benefit more from fresh minds and rather than big MBA achievers, because that's a different talk altogether, but I will cover that some other time. But ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। सैलरीज देते हैं स्टार्टअप, ठीक है, बट अगर आप कहो कि पैकेजेस नहीं दे पाते बड़े बड़े, तो वो डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स को आना जरूर चाहिए अपने आप को, अगर आपको कॉर्पोरेट में सिर्फ अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप नहीं ज्वाइन करना चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए भी स्टार्टअप कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टार्ट करोगे तो एक लर्निंग अलग लेवल की होगी। फिर आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे ना, आप कहोगे अच्छा ये करना है, ये तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने सीखा है एग्जैक्टली। और पता है, अगर आप एक बोर्ड मीटिंग में आप कहीं पे बैठे हो, दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, आप एटलीस्ट बात कर सकते हो, इनपुट तो दे सकते हो दूसरी चीज के लिए, नहीं तो आप एक शेल में ही बंद हो। अगर आपने मर्चेंडाइजिंग करनी है या फाइनेंस में करिए, फाइनेंस में भी आप एक ही चीज कर रहे हो, वो कुछ भी एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट, तो आपको उसी की नॉलेज है, वो स्पेक्ट्रम आपका इतना बड़ा नहीं रहता। तो वो चीज मुझे लगता है कि वो मेंटरशिप में आएगी, नॉट ओनली पुटिंग स्टार्टअप्स इन देयर प्लेसमेंट पैनल्स बट ऑल्सो मेंटरिंग किड्स in a way where telling them, there are these two options and these are the pros and cons of this option and these are the pros and cons of this option. Give that them. और होता है आजकल की यंग जनरेशन में, तो दे आर इन अ डिफरेंट टेंजेंट ऑलटुगेदर, सो वो सब तो समझ भी लेंगे और जिनको जाना है वो करेंगे भी। नो, that's very good, Richa. Thanks for sharing this last bite as well with us. So with this we will close this. Thanks Richa for being part of the show. Thank you so much for having me. So this was an episode with Richa Kapela, एक स्टार्टअप को-फाउंडर जिन्होंने डी चिका जैसा ब्रांड जो हमने अभी रिसेंटली शार्क टैंक पे देखा, उसकी को-फाउंडर है, और उसके बारे में इतनी सारी बातें करी उन्होंने, उसको कैसे पिवट किया, वो आज क्या कर रही हैं, उन्होंने इतनी सारी हमें सजेशंस दिए कि हमें होल्ड बैक करना चाहिए, राइट? आप कुछ भाग रहे हो तो उसको पीछे रुकना भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक बिजनेस चलाना है, आप चाहे फंडेड हो चाहे आप बूटस्ट्रैप्ड हो, ऐसे चलाओ कि वो प्रॉफिटेबल हो। हम हमेशा बात करते हैं फंडिंग आ गई है, चलो अंधाधुन पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग में, इसमें उसमें, वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स नॉट डू दैट, राइट? सो if you like this episode, please do subscribe to us if you're watching it on YouTube. If you are hearing us on audio platforms, do follow us so that you keep getting updates about us. And if you have any feedback, do write to us. You can reach out to us through Gmail, LinkedIn, and Instagram. So for a time being,
I'm Abhishek Mittal signing off from Wisdom Whispers with Abhishek Mittal. Thank you.